हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या किसी तरीके का ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि वो पहले सर्वदलीय बैठक में किसी बिल को लेकर चर्चा करे और फिर बिल को लेकर आए? ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की कोशिश ये है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए जाने के लिए बिल लाया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी और आज पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, उसे पास करा लिया जाए। सरकार की पहली चिंता ये थी कि उसके जो सहयोगी दल हैं, जैसे जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों दलों की बात कर लें तो वो ऑन बोर्ड रहे हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं कैबिनेट बैठक में, क्योंकि वो खुद मौजूद थे और जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी तो वो भी इस पक्ष में थे कि हाँ, इस बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत है। अब सवाल इस बात का है कि क्या उसको इसी सत्र में पास करा लेना है या फिर पहले कमेटी में भेजनी चाहिए और कमेटी इसको और ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके फिर उस पर जो अपनी सिफारिश दे उसके हिसाब से अगले सेशन में इसको पास करा जाए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ज़रूर है कि जो वक्फ बोर्ड है, और आप देखें कि उसमें संशोधन की बात तार्किक आधार पर अगर देखें, इन जनरल आरोप लगा देना अलग चीज़ होता है, तार्किक आधार पर देखें तो किसी को भी समझ में आ गया कि हाँ, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। क्या उस बोर्ड में महिलाएं नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या उस बोर्ड में बोहरा जैसे कम्युनिटी होते हैं मुसलमानों के अंदर, क्या उनके प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तीसरी चीज़ की डिफेंस और रेलवे, अगर इन दो को छोड़ दें तो उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है लैंड जमा करने का, वो है वक्फ बोर्ड, और उसका जो रेवेन्यू उससे आता है वो 200 करोड़ रुपए से भी कम। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो क्या उस प्रॉपर्टी को और ज़्यादा रेगुलराइज नहीं करना चाहिए, जिससे वहाँ से उसका संपत्ति का बेहतर उपयोग हो सके देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए? बाकी दूसरे मुस्लिम देशों की बात कर लें, जैसे टर्की की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, वहाँ की तुलना में यहाँ के बोर्ड को जो अधिकार हैं, अभी देखिए आप तुलना करें तो आपको लगेगा कि एकदम से असीमित अधिकार दिए गए हैं और वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों की मदद करने के लिए हिसाब से वो कानून बनाया गया। 1995 का जो संशोधन था, ऐसा माना गया था, इस बात को लेकर चर्चा ऐसी चल रही थी कि शायद बाबरी विध्वंस के बाद वो ढांचा जब गिरा था, विवादित ढांचा, तो उसके बाद अपीजमेंट के तहत वो उस कदम को उठाया गया था। तो इस बैकग्राउंड में समझा जा सकता है कि संशोधन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। देखना होगा कि पार्लियामेंट से पास कैसे होता है। आज तो पेश हो रहा है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्फ एक्ट संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में बदलाव करने जा रही है। सरकार पुराने एक्ट के 44 सेक्शंस में संशोधन करने जा रही है, साथ ही सेक्शन 40 को खत्म करने जा रही है। इससे वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम कसने जा रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी हिस्सेदारी देने जा रही है। बोहरा और आगा खानियों के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी कानून लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने बिल लाने से पहले अपने सहयोगी एनडीए और टीडीपी से बात की है। शिवसेना सांसद ने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसे पेश करने से पहले सभी से बात जरूरी है। जिस तरीके से वो वक्फ बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट कि एक इम्पॉर्टेंट बिल आता है तो उसको सही तरीके से हर एक पार्लियामेंटेरियन हो, हर एक पक्ष हो, हर एक स्टेक होल्डर हो, उनकी सुनवाई हो और उसके आधार पर जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो अमेंडमेंट्स हों। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने जा रही है। इससे पहले 2 बार संशोधन हो चुके हैं। आजादी के 7 साल बाद यानी कि 1954 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड का गठन किया था। तब से लेकर अगले 41 साल तक वक्फ बोर्ड वैसे ही चलता रहा, लेकिन 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें संशोधन लाने का फैसला किया। यानी कि पहला संशोधन कांग्रेस की सरकार ने 1995 में किया। इसके 18 साल के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी यूपीए 2.0 था, तब एक बार फिर वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ। इस संशोधन में जो पुराने एक्ट थे उसकी मूल भावना में संशोधन किया गया और वक्फ बोर्ड के अधिकार को बढ़ा दिया गया। अब नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है और इसके लिए यह बिल लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो बिल लेकर आ रहे हैं,
कहा यह जा रहा है इसके जरिए वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में जो बड़ा बदलाव करने जा रही है वो क्या क्या है वो आपको बता दें। पहला बदलाव तो यही होने जा रहा है कि इसका नाम वक्फ एक्ट 1995 से बदल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 रखा गया है। दूसरा बदलाव ये कि सरकार वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 को खत्म करने जा रही है, जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से वक्फ की मनमानी पर नकेल कसी जाएगी। तीसरे बड़े बदलाव की बात करूं तो इसके जरिए महिलाओं को पहली बार यह हक दिया जा रहा है कि उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वक्फ बोर्ड परिषद में कम से कम 2 महिलाएं रहें। चौथा और सबसे बड़ा बदलाव वो प्रॉपर्टी के सर्वे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर प्रॉपर्टी का सर्वे कर सकता है और यह सर्वे कभी भी हो सकता है। साथ ही अगर कोई ट्राइब्यूनल कोई फैसला सुनाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील करना होगा। इससे पहले जो प्रावधान थे उसके तहत ना हाई कोर्ट में अपील की जा सकती थी, ना सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी, केवल वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाकर ही अपील की जा सकती थी। लेकिन अब अगर वक्फ की कोई मनमानी होती है या कोई व्यक्ति उसे चैलेंज करना चाहता है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मुस्लिम संगठन दो फाड़ है। जहां एक और जमीयत उलेमाए हिंद बिल का विरोध कर रही है। अरशद मतनी का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सरकार दखल देने की नीयत से काम कर रही है। दूसरी तरफ दूसरा गुट ऐसा है जो सूफी काउंसिल है, वो ये कहती है कि बिल से वक्फ बोर्ड में हो रहे करप्शन पर लगाम लग जाएगी। ये तो बात हुई वक्फ बोर्ड की। जैसे ही इसके ऊपर संशोधन बिल पेश किया जाता है हम आपको लोकसभा की कार्रवाई में लिए चलेंगे, लेकिन बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी करेंगे। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के लिए बीजेपी ने कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बेहद कमजोर और मजबूत सीटों पर सबसे पहले विचार किया जाएगा। इस बार एक परिवार एक प्रतिनिधि के फॉर्मूले में बीजेपी लचीलापन रखेगी। जिताऊ कैंडिडेट्स पर बीजेपी की नजर है और बताया जा रहा है कि इंद्रजीत सिंह की बेटी को टिकट दिया जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को भी टिकट दिया जा सकता है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। देवेंद्र, क्या तैयारी की जा रही है हरियाणा में? और लगभग पहली सूची फाइनल भी कर लिया गया है मीनाक्षी। तैयारी का स्तर ये है और जो पहली सूची जारी की जाएगी, जब उस सूची जारी करने में ये रहेगा, जारी तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति के औपचारिक मुहर के बाद वो जारी की जाएगी, लेकिन उन नामों को तय कर लिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को बता दिया गया है। वो जो सूची जारी की जाएगी उसमें आपको नजर आएगा कि जो हरियाणा में बीजेपी के हिसाब से बहुत मजबूत सीटें हैं या फिर जो बहुत कमज़ोर सीटें हैं, इनको पहली सूची में वो डाला गया और उसके हिसाब से उनके उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया गया। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परिवारवाद के जिस फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी अभी तक चल रही थी, यानी कि किसी परिवार से कोई एक व्यक्ति है, उसी परिवार से दूसरा कोई व्यक्ति भी टिकट मांग रहा है तो आमतौर पर उससे बचने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शन रहते हैं बीजेपी में, लेकिन उससे बचा जाता रहा है। इस बार ऐसा नहीं होगा और शायद इसे आप मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बीजेपी को, क्योंकि उसमें झटका लगा है, तो अब बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो, ताकि जो अपोजिशन ने मोमेंटम हासिल किया है उस पर रोक लगाई जा सके। और उसके चलते हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर पर जोर दिया जाएगा कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी को टिकट दिया जा रहा है गुरुग्राम से। कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे को फरीदाबाद से टिकट दिया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अप्रोच में कैसे बदलाव है। बिल्कुल, जीत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त, पार्टी की नीति यही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए देवेंद्र।